हेलो स्टूडेंट्स, 7th क्लास का जो हम तीसरा चैप्टर करेंगे, हमारी बदलती पृथ्वी। जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई या पृथ्वी का जन्म हुआ है या पृथ्वी का आरंभ हुआ है, तब से लेकर आज तक पृथ्वी जैसी हम देख रहे हैं वैसी सुंदर या भव्य नहीं थी। आरंभ में ये मान जाता है कि पृथ्वी अत्यंत वीरान का मतलब यहाँ पर कुछ नहीं था, गैसों का एक गोला थी, बहुत अधिक गर्म थी। तो अब शुरुआत करते हैं इसकी कि हमारी पृथ्वी पर मैदान, पर्वत, पठार, पहाड़ियाँ, पर्वत श्रेणी, घाटियाँ आदि अनेक प्रकार की सतला आकृतियाँ, इनकी सतल यानी कि भूमि की आकृतियाँ हैं। ये सभी सतल आकृतियाँ स्थिर प्रतीत होती है कि जैसे कि एक जगह पर है, जैसे हम पर्वत लगता है कि पर्वत यहीं पर है, जैसे इसमें कोई हलचल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में निरंतर गतिशील रहते हैं। इस वक्तव्य के समर्थन में प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक कौन होते हैं? तो भूमि के बारे में जानने वाले टूजो विल्सन ने 1968 में कहा था कि पृथ्वी एक गतिहीन वस्तु न होकर, कि ऐसी कोई गतिहीन वस्तु नहीं है जिसमें गति नहीं है, जीवित और गतिमान वस्तु है। जैसे कि एक जीव होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करता है, हलचल करता है, इसी प्रकार पृथ्वी में है। पृथ्वी स्थिर नहीं है बल्कि नियमित रूप से निर्मित और पुनः निर्मित होती रहती है, यानी कि इस पर कुछ वस्तुएं हैं वो बनती रहती है या दोबारा बनती रहती है। जलवायु प्रक्रियाओं के फलस्वरूप इन सतलाकृतियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जलवायु के कारण कुछ सतलाकृतियाँ हैं उनका अपरदन होता रहता है, नष्ट होती रहती है, नई आकृतियाँ बनती रहती है। वास्तव में वर्तमान में दृष्टिगोचर यानी कि दिखाई देने वाली सभी महाद्वीप पेंजिया नामक वृत्त भूखंड के भाग हैं। अब ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर इसमें सारे के सारे जो ये एशियन प्लेट नाम लिख रखा है, ये एशिया यूरेशियन प्लेट नाम लिख रखा है, जो यूरेशिया महाद्वीप है। यू जो शब्द लिखा है, इसके पश्चिम का भाग है वो यूरोप है और इसके पूर्व का भाग एशिया है। अफ्रीकन प्लेट, अरब प्लेट, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, फिलीपाइन, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, प्रशांत प्लेट, कोको प्लेट, ये सारे के सारे भाग जो है आपस में जुड़े हुए थे। पेंजिया एक सुपर महाद्वीप था, यानी कि सभी भाग आपस में जुड़े हुए थे। समय के साथ पेंजिया अनेक टुकड़ों में खंडित हो गया और ये खंडित भूभाग है वो धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जाते रहे और वर्तमान अवस्था को प्राप्त हो गए। और पृथ्वी के इन गतिशील भूखंडों को स्थलमंडलीय प्लेटें कहा जाता है। प्लेट किसे कहा जाता है? उत्तर प्रश्न बनता है, प्लेट किसे कहते हैं? तो प्लेट एक गोलाकार स्थल का टुकड़ा होता है जिसको हम प्लेट कहते हैं, और ये मैग्मा के ऊपर या तरल पदार्थ के ऊपर ये तैरता रहता है। इसको पूरी पृथ्वी को टूजो विल्सन ने प्लेटों में बांट दिया था। अनेक विचारधाराएं आई है। कई बार ये हो जाता है कि महाद्वीप कैसे बने हैं, बहुत सी विचारधाराएं मन में काल्पनिक विचारधारा उठती है। उसने कहा था सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे और ये सभी एक दूसरे, ये प्लेटों जैसी आकृति, लगभग ये गोलाकार प्लेटें, वैसे तो प्लेट गोल होती है लेकिन ये वक्राकार है, इसके किनारे कटे हुए हैं, निकले हुए हैं, इसके किनारे निकले हुए हैं, इसलिए वक्राकार आकृति होती है, इसके किनारे निकले हुए हैं। इसको क्या कहते हैं? हम प्लेट कहते हैं। उसने इसमें कुछ शब्द दे रखे हैं, देखो, निर्माणकारी प्लेट सीमा। यहाँ पर प्लेट की उत्पत्ति हो रही है, निर्माण हो रहा है। अस्थायी प्लेट सीमा, ये किनारे कभी टूट जाते हैं। प्लेटों की गति, अब किस तरह प्लेट गति कर रही है वो तीर का निशान बता रहा है। और विनाशकारी प्लेट सीमा, यहाँ पर प्लेटें हैं वो नष्ट होती है। ये आएगा आपके सामने, सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी, हम पढ़ेंगे। स्थलमंडलीय प्लेटें, लिथोस्फेरिक प्लेट। अब स्थलमंडलीय प्लेटें देखो, स्थलमंडल है वो अनेक प्लेटों में विभाजित है, यानी कि स्थल भाग जितने महाद्वीप अनेक प्लेटों में उसको बांटा गया है। उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। उसके बाद में इसने कहा है भूपरपट्टी में अनेक बड़ी और कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें। भूपरपट्टी यानी कि पृथ्वी का आंतरिक भाग, जिन पर महाद्वीप और महासागर की सतह टिकी हुई है। अब इसने 3 बताए, एक तो बताए अपसारी। अब अपसारी में क्या होता है? जैसे ये 2 प्लेट है, ये 2 प्लेट है वो एक दूसरे से दूर जा रही है, दूर हट रही है। अब ये प्लेट यहाँ से हटकर दूर चली जाएगी, इन दोनों के बीच में गहरा स्थान बन जाएगा, जिसको कि निर्माणकारी प्लेटें भी कहते हैं। दूसरा इसने कहा है कि उपसारी प्लेटें। अब इसमें क्या होता है? इसके अपसारी, ये तो हो गई अपसारी, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है। उसके बाद में कहा है उपसारी या इसको अभिसारी भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो 2 प्लेटें हैं वो एक दूसरे की ओर निकट आ रही है, एक दूसरे से अंत में ये टकरा जाएगी, जिससे कि विनाशात्मक प्लेट कहते हैं। एक इसने कहा है रूपांतर प्लेट। अब रूपांतर प्लेट क्या है कि 2 प्लेटें हैं, इस प्रकार से 2 प्लेटें हैं, वो एक दूसरे के समानांतर रगड़ खाती हुई निकल जाती है, ना आपस में टकराती है ना दूर जाती है, एक दूसरे के समानांतर चली जाती है। तो भूपरपट्टी पर 7 मुख्य और अनेक गौण प्लेटें हैं। 7 मुख्य प्रशांत प्लेट,
उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये 7 प्लेटें मुख्य हैं। इस पर है उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिण अमेरिकन प्लेट 2 हो जाती है, यूरेशियाई प्लेट 3, अफ्रीकन प्लेट 4, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट 5 और छठी इसकी प्लेट है, इसने प्रशांत प्लेट है बताया है। और यूरेशिया को जब 2 भागों में हम बांट देते हैं यूरेशियाई प्लेट को, तो फिर 7 हो जाती है, अन्यथा इसको एक ही मानते हैं हम यूरेशियाई प्लेट। पृथ्वी की गतियाँ। अब पृथ्वी स्थिर तो है नहीं, अगर स्थिर होती तो भूकंप ज्वालामुखी नहीं आते, पर्वतों का निर्माण नहीं होता। पृथ्वी भी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करती रहती है। तो स्थल मंडलीय प्लेटें हैं वो क्षैतिज रूप में, यानी कि क्षैतिज 2 चीज़ें होती है। अब समानांतर हम चलते हैं तो इसको क्या कहेंगे हम, क्षैतिज कहते हैं। अब क्षैतिज ऊर्ध्वाधर की बात करें तो क्या होगा, जब ऊपर की ओर जाएंगे तो वो ऊर्ध्वाधर हो जाता है। तो ये प्लेटें हैं वो क्षैतिज रूप से चलती रहती है, समानांतर चलती रहती है, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति। हाँ, इनकी गति कम होती है लेकिन ये गति करती रहती हैं। ये बहुत धीमी गति से चारों तरफ घूमती है। प्रत्येक वर्ष ये कुछ ही मिलीमीटर या सेंटीमीटर गति करती है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा इन प्लेटों की गति के लिए उत्तरदायी होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा वृत्तीय रूप में इंगित करता है। मैग्मा एक तरल पदार्थ, तरल और गाढ़ा पदार्थ होता है जिसमें बहुत अधिक उष्मा की मात्रा होती है और वो प्लेटों को धक्का देता रहता है आगे की ओर, जिसके कारण प्लेटें हैं वो गति करती रहती है। पृथ्वी के अंदर पृथ्वी की गतियों के लिए उत्तरदायी बल कौन से हैं? अंतर्जनित बल। अंतर्जनित ऐसे बल होते हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं। फिर इनको 2 भागों में बांटा गया है। आकस्मिक बल जो अचानक से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि भूकंप है। अब भूकंप पता नहीं चलता, अचानक से आ जाता है। ज्वालामुखी है, अचानक से उत्पन्न होते हैं, फटते हैं। उसके बाद में भूस्खलन है, भूस्खलन होता है, पर्वत ऊपर से अचानक नीचे की ओर टूट कर गिरने लगते हैं। धीमा बल पर्वत निर्माणकारी, जब पर्वतों का निर्माण होता है तो पता नहीं चलता, धीरे धीरे पर्वत ऊपर की ओर उठते रहते हैं। बहिर्जात बल कौन से होते हैं जो हमें आंखों से हम थोड़ा सा देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे कि अपर्दन के लिए नदी के द्वारा अपर्दन हो रहा है मिट्टी का, सागरीय लहरों के द्वारा किसी तट का अपर्दन हो रहा है, ग्लेशियर बर्फ जब ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो मिट्टी का अपर्दन होता है, और पवने हवाएं हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलती है तो मिट्टी का अपर्दन होता है। अंतर्जनित बल क्या होते हैं? एंडोजेनिक के 2 शब्दों से बने हैं। 2 शब्द कौन से हैं? एंडो तथा जेनिक। एंडो से मतलब होता है अंदर, पृथ्वी के अंदर का भाग। जेनिक से मतलब होता है उसकी उत्पत्ति को दर्शाता है, उसके जन्म को दर्शाता है। इस प्रकार जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में, जहाँ पर हम खड़े हैं उसके आंतरिक भाग में जो उत्पन्न होते हैं बल है, उसको क्या कहते हैं? एंडोजेनिक बल कहते हैं, अंतर्जनित बल कहते हैं। कभी ये आकस्मिक यानी कि अचानक, और कभी धीरे धीरे उत्पन्न होते हैं। स्थलीय प्लेटों में आकस्मिक बल, आकस्मिक गति यानी कि अचानक जो कुछ बल होते हैं अचानक से गति उत्पन्न करते हैं, जबकि धीमे बल धीमी गति उत्पन्न करते हैं। आकस्मिक बल की बात करते हैं, इसमें सडन मूवमेंट। स्थलमंडलीय प्लेटों की आकस्मिक गति भूस्थल पर या भूभाग पर आकस्मिक परिवर्तन लाते हैं। जैसे भूकंप है, भूकंप अचानक से उत्पन्न होता है, कहीं दरारें पड़ जाती है, कहीं पर्वत बन जाता है, कहीं वो टूट जाता है, कहीं गहरी खाइयाँ बन जाती है। इसी प्रकार ज्वालामुखी है, पृथ्वी से तप्त और तरल पदार्थ, जिस प्रकार गर्म पानी होता है जिसमें बहुत अधिक भाप होती है, ये थोड़ा सा पतला होता है, लेकिन जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो बहुत ही गाढ़ा पदार्थ है, किसी स्थान से धरती फटती है और गाढ़ा पदार्थ बाहर निकलता है और उससे आसपास के स्थान पर फैल जाता है। उसका तापमान है वो 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। हम देख सकते हैं 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस तापमान उस पदार्थ का होता है। उसके बाद में भूस्खलन अचानक से पहाड़ों ऊपर से टूटकर नीचे की ओर गिरने लगते हैं और वहाँ पर जान माल की बहुत अधिक हानि होती है। तो आकस्मिक गतियों के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक विनाश होता है। अब भूकंप कैसे आता है? स्थलमंडलीय प्लेटों की आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर होने वाला कंपन है। अचानक से पृथ्वी स्थलमंडलीय प्लेटें आपस में ये टकराती है या एक दूसरे से दूर जाती है, अचानक से धरती हिलती है, पृथ्वी हिलती है, हम बाहर की ओर भागते हैं कि भूकंप आ गया है। स्थलमंडलीय प्लेटें जब आकस्मिक गति होती है तो पृथ्वी के धरातल में कंपन हो जाता है। स्थलमंडलीय प्लेटों में जब आकस्मिक गति होती है, अचानक गति होती है, तो पृथ्वी के धरातल में कंपन आरंभ हो जाता है। इसी कंपनों को संयुक्त रूप से भूकंप कहा जाता है। भूपरपट्टी के नीचे जहाँ से कंपन आरंभ होता है वह भूकंप का उद्गम क्षेत्र कहलाता है। अभी हम देखते हैं कि ये है जैसे पृथ्वी का आंतरिक भाग, यहाँ से भूपरपट्टी के नीचे से जहाँ से कंपन आरंभ होता है, उद्गम, इसको क्या कहेंगे? उद्गम क्षेत्र कहेंगे।
अब यहाँ से तरंगे हैं वो इस प्रकार से ऊपर की ओर आती है, लेकिन जब ये जैसे पृथ्वी का ऊपरी भाग है, ये कौन सा है, ये धरातल है, धरातल जिस पर हम रहते हैं ये ऊपरी भाग है। उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिक केंद्र, सबसे निकट स्थान ये है क्योंकि ये बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर है। दूसरी ओर तरंगे 90 डिग्री के कोण से तिरछी जाएंगी तो वो अधिक स्थान को पार करके जाएगी। ये बिल्कुल सीधा ऊपर की ओर स्थान ये कौन सा कहलाएगा, ये अधिक केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र किसे कहते हैं, पृथ्वी का आंतरिक भाग जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उद्गम केंद्र। अधिक केंद्र किसे कहते हैं, उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर की ओर सबसे कम दूरी का स्थान है वो अधिक केंद्र कहलाता है। उसके बाद में है कि अधिक केंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में प्रवाहित होता है। इसके निकटतम भागों में सर्वाधिक हानि होती है। अब यहाँ से इस प्रकार से तरंगें चलती रहती है, इसके आसपास के क्षेत्र में बहुत अधिक हानि होती है क्योंकि सबसे अधिक तीव्र गति से तरंग यहाँ पहुँचती है, क्योंकि उद्गम केंद्र और अधिक केंद्र के बीच में दूरी कम है, इसलिए यहाँ पर सबसे अधिक नुकसान होता है। अधिक केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ जैसे जैसे हम दूर जाते हैं भूकंप की तीव्रता कम होती जाती है और नुकसान भी कम होता है। तो भूकंप से उत्पन्न तरंगों को भूकंपीय तरंगे, ये जो तरंगे हैं इनको क्या कहेंगे, भूकंपीय तरंगे कहते हैं। इनका मापन किसकी सहायता से किया जाए, भूकंप मापी यंत्र की सहायता से किया जाता है। फिर यह भूकंपीय तरंगों के अध्ययन करने वाले विषय को, जैसे इतिहास के बारे में अध्ययन करते हैं उसको हिस्ट्री बोल देते हैं, यानी कि जो अतीत में बीत चुका है उसका अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोल देते हैं, इतिहास बोल देते हैं। जब राजनीति के बारे में अध्ययन करते हैं उसको राजनीतिक विज्ञान बोल देते हैं। जब पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में अध्ययन करते हैं उसको भूगर्भ बोल देते हैं। तो जलवायु के बारे में, तापमान, वर्षा, आर्द्रता के बारे में अध्ययन करते हैं उसको जलवायु विज्ञान बोल देते हैं। इसी प्रकार जब भूकंप के बारे में अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी बोलते हैं। अब भूकंप की तीव्रता का मापन है वो रिएक्टर स्केल पर किया जाता है कि भूकंप की तीव्रता, कई बार भूकंप आता है हमें ये पता चलता है कि हरियाणा में या दिल्ली एनसीआर में 4.2 की तीव्रता का भूकंप आया। ये एक स्केल होता है, एक पैमाना होता है, उस पर अध्ययन किया जाता है। इसका आविष्कार किसने किया, चार्ल्स एफ रिएक्टर ने 1935 में किया था। जिसने इसका आविष्कार किया उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। अब भूकंप की तीव्रता देखो, जहाँ पर 2 से कम होती है वहाँ पर कोई प्रभाव नहीं होता, पता ही नहीं चलता भूकंप आया कि नहीं है। 5 से तीव्रता अधिक होती है तो वस्तुओं की गिरने से हानि होती है, यानी कि ऊपर पड़ी जो वस्तु होती है वो सानू नीचे की ओर गिरने लगती है, जैसे बर्तन नीचे की ओर गिरने लगते हैं। 6 से अधिक तीव्रता का, यानी कि बहुत अधिक तीव्र गति से भूकंप आता है तो मकान गिरने लगते हैं। और 7 से अधिक भूकंप आता है, जहाँ पर 7 से अधिक तीव्रता का भूकंप आता है तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत अधिक हानि होती है, विनाशकारी भूकंप आता है। तीव्रता का पता क्या इसमें क्या लगता है, क्योंकि इनकी जो गति कितनी है, ये जो तरंगे यहाँ से अधिक केंद्र तक आई है कितनी गति से आई है, इनकी गति 7 किलोमीटर प्रति सेकंड है या 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इन तरंगों की जितनी गति अधिक होगी उतना ही सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप होता है। यहाँ से ये तरंग किस टाइम चली थी, यहाँ पर किस टाइम पहुँची है, उद्गम केंद्र अधिक केंद्र के बीच में दूरी कितनी है और तरंग पहुँचने में कितना समय लगा, उसके आधार पर रिएक्टर स्केल के द्वारा भूकंप की तीव्रता का अध्ययन किया जाता है। भूकंप एक आपदा के रूप में है, यानी कि आकस्मिक और प्राकृतिक आपदा अचानक से उत्पन्न होती है। इसके पूर्व कोई चेतावनी है वो नहीं दी जा सकती क्योंकि इसका पता ही नहीं चलता है, ये मानव और भविष्यवाणी नहीं कर सकता, परंतु फिर भी इसके बारे में कुछ उपाय किए जा सकते हैं। जैसे कि भूकंप संभावित क्षेत्र, जो पिछले इतिहास के बारे में देखें, अतीत के बारे में देखें, जहाँ पर भूकंप आते रहे हैं वहाँ की संरचना यानी कि भवन है वो अच्छे बनाने चाहिए, उनकी संरचना अच्छी होनी चाहिए। लोगों को भूकंप रोधी भवन बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, वहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि भूकंप के द्वारा बचा जा सके। भूकंप के समय लोगों को रसोई के काउंटर या मेज़ या दीवारों के अंदरूनी कोनों में, यानी कि अपने ऊपर जो मजबूत, जैसे मेज़ के नीचे कोई बैठ जाता है, कोने में बैठ जाता है, क्योंकि कोने में आसानी से जल्दी दीवार नहीं गिरती है। वृक्षों से, पेड़ों से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो गिर सकती हैं। आसपास कांच की चिमनियाँ, कांच की खिड़कियाँ, चिमनियाँ, दर्पण आदि से दूर रहना चाहिए क्योंकि कांच टूटता है तो नुकसान अधिक हो सकता है। भूकंप आगमन का अंदेशा उन लोगों को सामान्य व्यवहार पर गौर करना चाहिए। कई बार कुत्तों का असामान्य व्यवहार होता है, मछलियाँ तालाब से बाहर आने लगती है, सांप है वो धरातल पर घूमने लगते हैं क्योंकि ज़मीन के अंदर रहते हैं, इनको पता है ज़मीन में हलचल होने वाली है। भूकंप की तरंगें 3 प्रकार की होती है। एक होती है प्राथमिक, ये आपको अच्छे से याद करना है, प्राथमिक तरंगें। प्राथमिक तरंगे, इनको पी तरंगे भी कहते हैं, पी तरंगे यानी कि प्राइमरी तरंगे, प्राथमिक तरंगे। ये अनुदैर्ध्य तरंगे कहा जाता है। ये ठोस पदार्थों में अधिक तीव्र गति से चलती है, यानी कि ठोस पदार्थों में। वैसे तो ये जो पी तरंगे हैं या प्राथमिक तरंगे, तीनों प्रकार के पदार्थ, तरल, ठोस और गैसीय,
तीनों प्रकार के पदार्थों में ये चल सकती है, लेकिन ठोस पदार्थों में इनकी गति सर्वाधिक होती है। उसके बाद में है द्वितीयक, उसके बाद में है द्वितीयक तरंगे। अब इसका नाम क्या है, एस तरंगे, यानी कि सेकेंडरी वेव है। अब ये अनुप्रस्थ तरंगों के नाम से जानी जाती है। ये तरल पदार्थों में, जो तरल पदार्थ है उसमें ये नहीं चलती है, लुप्त हो जाती है। और उसके बाद में है लंबवत तरंगे, लंबवत तरंगे, इनको द्रातलीय तरंगे भी कहते हैं। इनको एल तरंगे भी कहते हैं। तीन नाम है इनके। ये है वो पृष्ठीय तरंगे है जो पृथ्वी के धरातल पर ही प्रभावित करती है। जैसे ये ऊपरी भाग है जिस पर हम रहते हैं, ये क्या है, ये धरातल है, इस पर हम रहते हैं, ये इसके निकट, धरातल के निकट चलती है, इसलिए सबसे ज़्यादा विनाशकारी कौन सी होती है, एल तरंगे या लंबवत या धरातल, ये तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है। अब जबकि गति की बात करें तो प्राथमिक तरंगों की गति है वो 7 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। द्वितीयक तरंगों की गति है वो 3.5 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। जबकि लंबवत की तरंग की गति जो है वो 3 से 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यानी कि जो लंबवत तरंगे होती है उसकी गति तो कम होती है, 3 से 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, लेकिन सबसे अधिक नुकसान ये करती है क्योंकि ये धरातल के निकट चलती है और लोग कहाँ रहते हैं, भवन कहाँ होते हैं, मकान, बिल्डिंगें इस धरातल के ऊपर होते हैं, इसलिए सबसे अधिक नुकसान है वो लंबवत तरंगे करती है। भूकंप, स्थान और समय, तीव्रता आदि के अंदर ये स्थान और समय, भारत में उत्तर पश्चिमी भाग पाकिस्तान में भयंकर भूकंप आया था 8 अक्टूबर 2005 को। इससे कौन कौन क्षेत्र प्रभावित हुए, क्या जानमाल की हानि हुई और राहत कार्य कैसे किए गए, बचाव कार्य कैसे किए, कॉलम आपको पढ़ लेना है ताकि आपका ज्ञान में कुछ बढ़ोतरी होती है या बढ़ता है। उसके बाद में है ज्वालामुखी। भूकंप के बाद में आता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी भी क्या है कि आकस्मिक घटना है, अचानक से उत्पन्न होता है। ज्वालामुखी, वैसे ये ज्वालामुखी है जैसे कि ये धरातल है जिस पर हम रहते हैं, ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है, पृथ्वी का आंतरिक भाग है। अब क्या होता है कि यहाँ से एक तरल और पदार्थ, यहाँ से तरल पदार्थ है वो ऊपर की ओर जाता है, बिल्कुल गाढ़ा पदार्थ होता है, इस धरातल को तोड़ देता है, इसको हम ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। तो पृथ्वी की भूपर पट्टी पर निर्मित एक छेद, पृथ्वी की भूपर पट्टी यानी कि इस पर, यह भूपर पट्टी है, धरातल के निकट का क्षेत्र भूपर पट्टी कहलाता है। निर्मित छेद जिससे होकर पृथ्वी के आंतरिक भाग से यानी कि यहाँ से द्रवित मेग्मा यानी कि जो तरल पदार्थ है धीरे धीरे बाहर निकलता रहता है, ज्वालामुखी कहलाता है। अब ज्वालामुखी के माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग से क्या निकलता है, गर्म गैसें, राख, कठोर चट्टानी पदार्थ, भाप आदि धरातल पर प्रकट होते हैं। अब ये चीज़ें कहाँ से आई, कैसे कहाँ से आई, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा बहुत अधिक होती है, तो जल जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में चला जाता है तो गर्म होकर वहाँ पर भाप बन जाता है, गैसें बन जाती है। राख, जब ये पदार्थ तरल तप्त पदार्थ बाहर क्यों निकलता है तो बीच में आने वाले जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे, उनको जलाता हुआ बाहर निकलता है, जिसकी राख जैसी आकृति बना देता है। और कठोर चट्टानी पदार्थ ये यहाँ की चट्टानों को, ऊपर पट्टी की धरातल की चट्टानों को तोड़ता है, एकदम से ऊपर की ओर निकलते हैं। पृथ्वी के धरातल पर स्थित ज्वालामुखी छिद्र को वेंट कहा जाता है या नली कहा जाता है। वेंट के चारों ओर स्थित कीपनुमा बेसिन को क्रेटर कहते हैं। अब ये देखो कीपनुमा आकृति बन गई ना, इसको क्या कहेंगे, क्रेटर या बेसिन क्रेटर कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, क्रेटर कहेंगे। और नालियों के माध्यम से बाहर की ओर आए, इसको वेंट कहते हैं। धीमी गतियाँ, स्थलमंडलीय प्लेटों की धीमी गति पर्वतों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। अब इसमें धीमी गति की हम बात कर रहे हैं तो ये किसके लिए उत्तरदायी है, पर्वतों के निर्माण से। पर्वतों का निर्माण है वो धीरे धीरे होता है। ये गतियाँ ऊर्ध्वाधर भी हो सकती है, क्षैतिज भी हो सकती हैं। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, क्षैतिज समानांतर, दोनों प्रकार की गतियाँ हो सकती है। ऊर्ध्वाधर गति से पृथ्वी के धरातल में उठाव या धसान होता है, जिसे पर्वत, जिसे पठार और गहरी घाटियों का निर्माण होता है। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे ये कोई स्थल भाग का टुकड़ा है, इसने कहा है ऊर्ध्वाधर, यानी कि इसका कुछ हिस्सा, ये हिस्सा जैसे कि ऊपर उठ गया या बीच से कोई हिस्सा ऊपर उठ गया तो यहाँ पर एक गहरा स्थान है,
बन जाता है। या एक हिस्सा ऊपर उठ गया तो एक हिस्सा नीचे रह जाता है, एक ये ऊपर चला गया तो फिर क्या बन गया, ये ऊंचा उठा हुआ भाग पठार कहलाता है। इनकी ऊर्ध्वाधर गति हो गई। उसके बाद में क्षैतिज वलन और घर्षण के कारण उत्तरदायी है। अब क्षैतिज यानी कि दो ये स्थल भाग है, ये आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो उनके बीच का भाग है वो क्या होता है, इस प्रकार से ऊपर उठ जाता है, जिससे कि पर्वत का निर्माण हो जाता है। और जब बीच का भाग नीचे रह जाता है, नीचे की ओर चला जाता है, तो उसका भ्रंश यानी कि घाटियों का नीचे धसा हुआ भाग है वो भ्रंश या घाटी कहलाता है। प्लेटों की ऊर्ध्वाधर क्षैतिज गतियों के लिए पटल विरूपण बल उत्तरदायी होती है। पटल विरूपण बल जो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो बल उत्पन्न होते हैं वो भी इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। ये बल धीमी गति से कार्य करते हैं और इसका प्रभाव हजारों वर्षों के बाद में दृष्टिगोचर होता है या दिखाई देता है। अब बात आती है बहिर्जात बल की। बहिर्जात बल क्या होते हैं? बहिर्जनित बल या बहिर्जात बल। बहिर्जनित बल जो कि पृथ्वी के ऊपरी भाग में उत्पन्न होते हैं, बहिर्जनित बल कहलाते हैं। बहिर्जनित या एक्सो, पहले एंडोजेनिक था, अब था एक्सोजेनिक शब्द है। ये एक्सो का मतलब एक्सोजेनिक मेल से बना है। एक्सो का मतलब क्या होता है? बहिर, और एक्सो का मतलब बहिर और जेनिक का मतलब वही है उत्पत्ति है। ऐसे बल जो कि पृथ्वी के ऊपरी भाग में उत्पन्न होते हैं बहिर्जात बल कहलाते हैं। अनेक शतलाकृतियों को जन्म देते हैं। जैसे कि बहिर्जात बलों को बाह्य बल कहते हैं, और शतलाकृति यानी कि पृथ्वी पर जो पर्वत पठार मैदान जैसे आकृति हैं उनको जन्म देते हैं, उसमें परिवर्तन लाते हैं। ये बल किससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सौर ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। अब देखो, बाह्य बलों के द्वारा पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने और अवसाद की प्रक्रिया को कर्मिक परिवर्तन कहा जाता है। अब कोई सेल है, जैसे ये कोई चट्टान है, चट्टान या इसको सेल भी कहते हैं। अब क्या होता है कि सूर्य की दिन में इस पर किरणें सीधी पड़ती है तो ये इसके आंतरिक भाग तक जाती है, तो चट्टानों के बीच में फैलाव हो जाता है। रात के समय जब ठंड होती है तो ये चट्टानें आपस में सिकुड़ जाती है, इसमें तापमान है वो निकल जाता है। दिन के समय चट्टानों का फैलाव, रात के समय चट्टानों का सिकुड़न, तो अंत में क्या होगा, चट्टानें टूटना शुरू कर देती है। तो किससे प्रभावित हुई थी? सौर ऊर्जा से या सूर्य से ये प्रभावित हुई थी। कर्मिक परिवर्तन देखो, अपकर्ष या अपर्दन और अधिवृद्धि या निक्षेपण। अपर्दन का मतलब होता है किसी भी चट्टान का नष्ट होना, किसी भी चट्टान का टूटना, या ऊपरी भाग का नीचे की ओर होना, यानी कि ये चट्टान है ये टूटने लगती है यहाँ से, तो ये क्या हो गया, अपर्दन हो गया। जब टूटा हुआ ये पदार्थ निचले स्थानों में यहाँ पर जब ये जमा होने लगता है उसको निक्षेपण कहते हैं। तो कर्मिक परिवर्तन अपक्ष और अपर्दन की क्रिया शामिल है। अपक्ष और अपर्दन, अपक्ष में क्या होता है, जैसे कोई चट्टान है, चट्टान का टूटकर अपने ही स्थान पर पड़े रहना है। चट्टान टूट गई अपने स्थान पर पड़ी है तो वो अपक्ष है। अपर्दन में क्या होता है, चट्टान का टूटना और उसका परिवहन होना, यानी टूटा हुआ पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जब चला जाता है तो अपर्दन होता है। अपक्ष में चट्टान टूटती है, अपने स्थान पर टूटा हुआ पदार्थ पड़ा रहता है। अपर्दन में चट्टान टूटती भी है और टूटा हुआ पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाता है। निक्षेपण की बात करें, निक्षेपण होता है कि टूटे हुए पदार्थ का किसी स्थान पर जमा होना, टूटे हुए पदार्थ का किसी निचले स्थान पर जमा होना निक्षेपण कहलाता है। तो पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के टूटने को अपक्ष कहा जाता है। इस क्रिया में एक वायुमंडलीय घटक है, जैसे तापमान, आर्द्रता, पौधे, पशु, कोहरा, मानव आदि शामिल होते हैं। तापमान के द्वारा आपको बता दिया चट्टानें किस प्रकार से फैलती है, सिकुड़ती है, टूटती है। उसके बाद में आर्द्रता, जब तेज़ गति से वर्षा होती है तो चट्टानें ऊपर से बहने लगती है। पौधे, जब यहाँ पर पौधे उगती है उसकी जड़ें पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाती है, चट्टानों के बीच में गहरी खाइयाँ बना देती है, छिद्र बना देती है। पशु के खुरों के द्वारा पशु चरते हैं, चट्टानें टूटती है। कोहरा या फिर मानव इसमें भूस्थल पर जल, पवन और ग्लेशियर विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले अक्षय को अपर्दन कहते हैं। अक्षय का मतलब टूटने को अपर्दन कहते हैं। जल है वो एक स्थान से बहता है तो वहाँ पर अपर्दन करता है। पवन एक स्थान से बहती है, अपर्दन करती है। ग्लेशियर बर्फ ऊपर से नीचे की ओर आती है तो अपर्दन करती है। अपक्ष क्रिया अनेक भू आकृति घटकों जैसे बहते जल, भूमिगत जल, बहता जल नदी हो गया, वर्षा के द्वारा जो जल बहता है। भूमिगत जल, जब वर्षा का जल पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाता है तो भी पृथ्वी की आंतरिक भाग की चट्टानों का अपर्दन करता है। पवन है, समुद्री धाराएं हैं, पवन हवा आपको पता है आंधियाँ चलती है। समुद्री धाराएं समुद्र
के आसपास का स्थल भाग है उससे लगातार टकराती रहती है और उसका अपरदन होता रहता है। कारक अपरदित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। कौन से कारक ले जाते हैं? भूमिगत जल ऊपरी भाग में जो टूटी हुई चट्टान है उसको पृथ्वी के आंतरिक भाग में ले जाते हैं। छिद्रों के माध्यम से बहता हुआ जल, जब नदियां हैं या फिर अनेक प्रकार से जल एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाता है तो चट्टानों को बहाकर साथ ले जाता है। ग्लेशियर यानी कि हिमानी बर्फ है ऊपर से नीचे की ओर आती है, टूटी हुई चट्टानों को नीचे की ओर ले आती है। समुद्री धाराएं हैं वो मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाती है। इन सभी के द्वारा जो अपरदित पदार्थों को यानी कि अपरदन के द्वारा, ये जो पदार्थ था अपरदन के द्वारा टूटा पदार्थ था, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाकर जमा करना है, वो निक्षेपण कहलाता है। तो इतना आपको अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है। उसके बाद में आगे कल करते हैं कौन कौन सी आकृतियाँ हैं, किस प्रकार से ये बनती है। अगर समझ ना आए, कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज करके या फ़ोन करके बता दीजिए। थैंक यू।